स्वागत है दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 6 जिसका नाम है नागरिकता। इंग्लिश में कहें तो सिटीजनशिप। इसका दोस्तों पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है मैंने, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जाना था कि नागरिकता क्या होती है, ठीक है, नागरिक और एक विदेशी में क्या अंतर होते हैं, संपूर्ण और समान सदस्यता क्या होती है, नागरिकता के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है, और भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने की विधि क्या है और इसे समाप्त करने की क्या क्या विधियां होती हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और एक तीसरा जो पॉइंट था वो था हमारा नागरिक और राष्ट्र के बारे में। आज की इस वीडियो के हमारे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक है सार्वभौमिक नागरिकता और एक है वैश्विक नागरिकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सार्वभौमिक नागरिकता के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पॉइंट 4 है वैसे तो, लेकिन हमारा पॉइंट आज की इस वीडियो का है पॉइंट 1। क्या नाम है? सार्वभौमिक नागरिकता। देखिए, हम यह मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतः उस देश के निवासी हैं, वहाँ काम करते हैं या जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं, किंतु नागरिकता देने की शर्तें भी तय करते हैं। यानी कि इस सार्वभौमिक नागरिकता पॉइंट के अंदर ये बताया जा रहा है कि सामान्यतः हम यह मान लेते हैं कि जो बंदा जिस देश में रह रहा है, ठीक है, उस देश का निवासी है, उसे हम संपूर्ण यानी पूर्ण सदस्यता उसे दे देते हैं तो उसे नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। लेकिन उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को पार करना पड़ता है, ठीक है। वहीं अवंचित नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य ताकत का इस्तेमाल करते हैं, परंतु फिर भी व्यापक स्तर पर लोगों का देशांतरण होता है। यानी कि सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि जो शरणार्थी होते हैं, शरणार्थी इन द सेंस ये कह सकते हैं जो एक देश से दूसरे देश में आते हैं, ठीक है, बिना कारणवश, ठीक है, तो उन्हें ये जो सरकार होती है देश की, वो ये तय करती है, अपने प्रयास करती है ये सारे के सारे कि ऐसे लोगों को वो अपने देश में ना आने दें और किसी भी प्रकार से उन्हें देश की नागरिकता ना मिलने पाए। इन्हें हम कह सकते हैं घुसपैठिए कह सकते हैं या फिर शरणार्थी कह सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है कि किसी देश की संपूर्ण सामान्य जो सदस्यता है वो किसे होनी चाहिए। तो देखिए, किसी देश की पूर्ण सदस्यता सभी को उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतः उस देश के निवासी होते हैं या फिर जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं वो, बस शर्त यह है कि वो शरणार्थी नहीं होने चाहिए, घुसपैठिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं ये शरणार्थी कौन होते हैं। तो युद्ध, अकाल या अन्य कारणों से जो लोग विस्थापित हो जाते हैं और जो कोई देश उन्हें नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं करता है तथा वे किसी दूसरे देश में शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उन्हें शरणार्थी कहते हैं, ठीक है। शरणार्थी क्या होते हैं आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, तो ये एक देश, ये पाकिस्तान है, ठीक है, और ये है हमारा इंडिया, ठीक है। तो पाकिस्तान से ये जो लोग आए, ठीक है, पाकिस्तान ने मतलब पाकिस्तान से ये लोग भाग के आए हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं इन्होंने, पाकिस्तान की सरकार है, उन्होंने इन लोगों को भगा दिया अपने देश से कि ये लोग इस देश में रहने लायक नहीं है, ठीक है, चाहे वो युद्ध की वजह से या अकाल की वजह से या फिर देशद्रोह के कारण की वजह से, किसी भी कारण की वजह से हो, बस वो इस देश से वापस आ गई, इस देश से उन्हें भगा दिया गया, ठीक है, या फिर वो खुद चले आए हैं। तो अब जब ये इंडिया में आए, ठीक है, तो इंडिया की सरकार ये पूरी कोशिश करती है कि ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें नागरिकता ना मिल पाए, ठीक है, ऐसे लोगों को नागरिकता ना मिल पाए। तो ऐसे में जब ये लोग आ जाते हैं हमारे देश में, शिविरों में रहते हैं या अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को शरणार्थी कहते हैं जिन्हें कोई भी देश स्वीकारने को राजी नहीं होता है, ठीक है। तो ये होते हैं शरणार्थी। सार्वभौमिक नागरिकता क्या होती है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जिस देश का व्यक्ति है उसे उस देश की पूर्ण सदस्यता होनी चाहिए, उस देश की उसे नागरिकता प्राप्त होनी ही चाहिए। और शरणार्थी क्या होता है, आई होप आप समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो का सबसे आखिरी है और सबसे बड़ा पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है वैश्विक नागरिकता, ठीक है। अब देखिए वैश्विक नागरिकता क्या होती है। यहाँ से देखिए, वैश्विक नागरिकता की अवधारणा आधुनिक विचारकों की देन है। यानी कि जो हमारे आधुनिक विचारक हैं, विद्वान हुए हैं, राजनीतिज्ञ हुए हैं, उनकी देन है। जिस प्रकार विश्व राज्य व विश्व बंधुत्व की कल्पना की गई, उसी प्रकार विश्व नागरिकता पर विचार भी विकसित हुआ है। यानी कि जिस प्रकार से
एक जो पूरा वर्ल्ड है उसको जोड़ने की बात कही गई है, तो वहीं पूरे वर्ल्ड के नागरिकों को एक देश से दूसरे देश से जोड़ने की बात कही गई है। ठीक है, ये विचार लिया गया है। अब इस विचार के अंतर्गत क्या क्या बातें निकल के सामने आई हैं वैश्विक नागरिकता के लिए, तो वो अब हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। विश्व बंधुत्व की कल्पना को साकार बनाकर विश्व नागरिकता के विचार को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सकता है, परंतु काल्पनिक अवधारणा यथार्थ के धरातल पर असंभव ही प्रतीत होती है। यानी कि जो वैश्विक नागरिकता के विपक्षी लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो विश्व बंधुत्व यानी कि पूरे विश्व स्तर पर जो भाईचारे की ये जो अवधारणा है, ठीक है, ये जो कल्पना सरकार कर रही है, जो वर्ल्ड देख रहा है, तो ऐसे में ये जो विश्व बंधुत्व है इसे हम स्थापित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यथार्थ का जो धरातल है यानी कि हमारा जो आधुनिक वर्ल्ड है, आधुनिक जो दुनिया है, वहाँ पे ऐसा होना संभव ही नहीं है। हम उदाहरण ले लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में और भारत में अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान का बंदा ये कहे कि मुझे इंडिया में जाना है, इंडिया का बंदा कि पाकिस्तान में जाना है, तो एक देश की दूसरे देश की सरकारें ऐसा होने ही नहीं देंगी। या कुछ अलगाववादी जो समूह होते हैं, असामाजिक तत्व या समूह कह लीजिए, तो वो ऐसे लोगों को उधर नहीं जाने देंगे। तो ऐसे में सिंपल सी बात है, जो विश्व बंधुत्व की कल्पना है ये पूरी तरीके से असंभव परियोजना साबित होती नजर आती है। ठीक है, विश्व नागरिकता से आशय ऐसी नागरिकता से जो सभी राष्ट्रों द्वारा मान्य हो। यानी कि वैश्विक नागरिकता जो है वो एक ऐसी नागरिकता है जो सभी राष्ट्रों पूरे वर्ल्ड के जो देश है, पूरी दुनिया के द्वारा मान्य की गई हो। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विश्व नागरिकता की अवधारणा को व्यवहारिक रूप दे सकती हैं। यूएनओ जैसी जो हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, यूएनओ, WTO वगैरह, ठीक है, ये संस्थाएं ही इस वैश्विक नागरिकता की अवधारणा को व्यवहारिक रूप दे सकती हैं, इसे लागू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, राजनीतिक संबंध, शांति की इच्छा, आवागमन के साधनों का विकास, सांस्कृतिक कला, विश्व बंधुत्व की भावना व मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से विश्व नागरिकता को आदर्श प्राप्त कराने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। नेहरू जी की विश्व नागरिकता के प्रबल समर्थक थे। नागरिकता के लिए नेहरू जी जो थे वो विश्व नागरिकता के लिए प्रबल समर्थक थे। अब देखिए इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये बताया गया है कि राजनीतिक संबंध हो या फिर एक देश दूसरे देश से अगर लड़ाई चलती है, उनके वर्ल्ड वॉर होते रहते हैं, मतलब वॉर छोटे मोटे होते रहते हैं किसी भी सीमा को लेके, किसी भी फैसले को लेके एक देश का दूसरे देश से, तो ऐसे में शांति की इच्छा को, ठीक है, एक देश का दूसरे देश में आवागमन के जो तरीके हैं उनमें उनके संसाधनों के विकास के लिए, विश्व बंधुत्व की कल्पना के लिए, सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को स्थापित करने के लिए, ऐसे इन सभी ये जो माध्यम हैं, मतलब ये जो तरीके हैं, इन तरीक़ों के माध्यम से विश्व बंधुत्व की कल्पना को हम लागू कर सकते हैं, इसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। और हमारे इंडिया की बात करें तो जो नेहरू जी थे वो इस विश्व नागरिकता के प्रबल समर्थक माने जाते थे। ठीक है, अब देखिए अगर विश्व नागरिकता मिल जाती है हमें तो इस विश्व नागरिकता के क्या लाभ होंगे। ठीक है, तो वो देखिए क्या है विश्व नागरिकता के लाभ। इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों तरफ उन समस्याओं का समाधान करना सरल होगा जिसमें बहुत देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्रवाई जरूरी होती है। इससे प्रवासी राज्यविहीन लोगों की समस्या का सर्वमान्य निपटान करना आसान हो सकता है। यानी कि अगर वैश्विक नागरिकता मिल जाती है तो इससे जो देश धनी देश नहीं है और जो देश ज़्यादा अमीर है, तो ऐसे में जो देश धनी नहीं है वो भी अपनी जो बातें हैं वो यूएनओ में रख पाएंगे और पूरे वर्ल्ड के सामने अपनी जो समस्याएं हैं उनको रख पाएंगे। और जितने भी ये प्रवासी होते हैं, राज्यविहीन लोग होते हैं, जो शरणार्थी मैंने बताए थे आपको क्या होते हैं, ये ऐसी जो जितनी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं शरणार्थियों की, अवैध घुसपैठ की, इन सभी समस्याओं का समाधान विश्व नागरिकता से किया जा सकता है। ये है विश्व नागरिकता के लाभ। ठीक है, फिर बात करते हैं कि एक नागरिक के क्या क्या अधिकार होते हैं। ठीक है, नागरिक के अधिकार क्या होते हैं ये तो आपको खैर पता ही है, लेकिन TH मार्शल के अनुसार यहाँ पे बताया गया नागरिक के कौन कौन से अधिकार हैं। नागरिक का अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक अधिकार, ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है पार्ट 1 में, तो आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन ये जो शरणार्थी होते हैं ये कौन होते हैं,
तो शरणार्थी मैंने आपको बता दिया है कि युद्ध या काल अन्य कारणों की वजह जो विस्थापित होते हैं, कोई देश उन्हें अपनाता नहीं है अपने नागरिक के रूप में, तो ऐसे में किसी दूसरे देश में शिविरों में अवैध घुसपैठ के रूप में रहने के लिए मजबूर होते हैं। ठीक है, अब देखिए टी.एच. मार्शल, इनके अनुसार जो सामाजिक आर्थिक अधिकार हैं वो क्या होते हैं। तो टी.एच. मार्शल ने सामाजिक आर्थिक अधिकारों को आधुनिक कल्याणकारी राज्य से जोड़ा है। यानी कि ये जो टी.एच. मार्शल हैं, इन्होंने ये जो सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं इनको समाज के कल्याणकारी राज्य के रूप में जोड़ा है। कैसे? इस संदर्भ में वो कुछ अधिकारों जैसे न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पारिश्रमिक मजदूरी देने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था और बीमारी आदि अवस्था में सरकार द्वारा सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो ये सभी अधिकार जो है वो सामाजिक और आर्थिक अधिकार के लिए अति महत्वपूर्ण है। राज्य के द्वारा एक अपनी जो प्रजा है उसके लिए ये अधिकार शिक्षा का, स्वास्थ्य का और जो मूलभूत आवश्यकता है वो बेरोजगारी का, वृद्धावस्था, ये सभी इन सब की रक्षा करना ही एक राज्य का स्वरूप होना चाहिए। ठीक है, वही बात करते हैं प्रवासी कौन होते हैं। शरणार्थी तो आपको पता चल गया है, लेकिन प्रवासी कौन होते हैं आप वो भी जान लीजिए। देखिए, काम की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर तथा एक देश से दूसरे देश की ओर जाते हैं, तभी प्रवासी कहलाते हैं। यानी कि वे लोग जो काम की तलाश में अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी एक शहर से दूसरे शहर में या एक देश से दूसरे देश में काम की तलाश में जाते हैं, वे कहलाते हैं प्रवासी। निर्धन प्रवासियों का अपने अपने क्षेत्र में उसी प्रकार स्वागत नहीं होता है जिस प्रकार कुशल और दौलतमंद प्रवासियों का होता है। यानी कि जो निर्धन प्रवासी होते हैं, जो गरीब प्रवासी होते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं, ठीक है, बेलदारी वगैरह का काम करते हैं, तो इनका स्वागत अपने ही क्षेत्र में जब वो वापस आते हैं काम करके तो उस तरह से नहीं किया जाता है जैसे जब बड़े लोग आते हैं, ठीक है, उनका स्वागत किया जाता है, बड़ा सा समारोह रखा जाता है फिर स्वागत किया जाता है, ऐसे इनका स्वागत नहीं होता है। ये प्रवासी होते हैं। प्रतिवाद यानी कि विरोध करना, ये विरोध का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई है। यानी कि विरोध का अधिकार यानी कि प्रतिवाद का जो अधिकार है कि अगर कोई फैसला लिया गया सरकार के द्वारा या किसी भी चीज़ से हम असहमत है तो उसके खिलाफ हम प्रतिवाद कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न पहलू है, बशर्ते इसमें लोगों द्वारा राज्य के जीवन और संपत्ति की क्षति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अधिकार प्रवासियों को नहीं मिलता है। नहीं, ये अधिकार जो प्रवासियों को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि अगर ये उस देश के निवासी हैं तो मिलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि प्रतिवाद के तरीक़ों कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्रतिवाद के बहुत से तरीके हो सकते हैं, यानी कि विरोध के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो बताया जा रहा है। तो देखिए, नागरिक समूह बनाकर प्रतिवाद कर सकते हैं, यानी कि विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, राजनीतिक दलों से अपील कर या अदालत में जाकर जनमत सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस तरह से ये अपना विरोध कर सकते हैं। कैसे? समूह बना के, रैलियाँ निकाल के, प्रदर्शन करके, मीडिया का इस्तेमाल करके। ठीक है, समान अधिकार, शहरों में अधिक जनसंख्या झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जों की भूमि पर बसे लोगों की है। ये लोग हमारे बहुत कम काम के हैं, इनके बिना एक दिन भी नहीं गुजारा जा सकता है। जैसे सफाई कर्मी वाले, फेरी वाले, घरेलू हो गए, नौकर, नल ठीक करने वाले आदि। यानी कि जब ये जितने भी लोग होते हैं, ये झोपड़पट्टी वाले जैसे फेरी वाले हो गए, सफाई कर्मी, घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले, यानी जो हमारे घरों में काम करते हैं, अगर वो लोग इन झोपड़पट्टियों में रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे में उन सभी लोगों का अगर वो विरोध करना चाहते हैं तो ये अधिकार उन्हें मिलता है। ठीक है, फिर आती है कि सरकार, स्वयंसेवी संगठन भी इन लोगों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। यानी कि स्वयंसेवी संगठन जो हैं वो सरकार के जो स्वयंसेवी संगठन है वो इन लोगों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और इनकी समस्या को सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। सन 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई जिससे लाखों फुटपाथी दुकानदारों को स्वतंत्र कारोबार चलाने का बल प्राप्त हुआ। यानी कि सन 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई जिसके तहत जो फुटपाथी जो लोग थे उन्हें अपनी दुकान लगाने का इजाज़त दी गई और उन्हें जगह भी दी गई और वो लोग अपना काम आसानी से करने लगे। इसी प्रकार एक और वर्ग है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वह है आदिवासी और वनवासी समूह। ये लोग अपने निर्वाह के लिए जंगल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि
जैसे हमारे समाज में ये जो निर्धन लोग हैं, एक तो हमने उनके बारे में जाना, लेकिन वहीं आदिवासी और वनवासी समूह जो बहुत कम हैं, ये लोग एक जंगल से दूसरे जंगल में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, अपने ये जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे में इन लोगों के हमें स्थायी निवास की आवश्यकता है। ठीक है, नागरिकों के लिए समान अधिकार का अर्थ है नीतियाँ बनाते समय भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न जरूरतों का दावा का ध्यान रखना। यानी कि नागरिकों के लिए अगर हमें समान अधिकार चाहिए तो इसके लिए हमें ज़रूरी ये है कि विभिन्न प्रकार के जैसे जैसे लोग हैं, जो लोग जैसा उसके साथ वैसा बर्ताव करके वैसे कानून बना के लोगों की विशेष ज़रूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी वैश्विक नागरिकता। आई होप आपको वैश्विक नागरिकता के बारे में सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और मैं आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर देना। आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और भी मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।